ब्राह्मणवादी संविधान लेके आ रहे हैं, अब हमें अंतिम लड़ाई लड़नी होगी। इनसे भारत को पूरी तरह से मुक्त करवाना होगा। आजादी की सबसे अंतिम और बड़ी लड़ाई अब हमें लड़नी होगी और शासनकर्ता जमात बनकर इस देश पर अपना शासन जमाना होगा, ताकि पूरे का पूरा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया ये बहुजनों का हो और उनकी आने वाली पीढ़ियों का हो। और अब वक्त आ चुका है बाबा साहब के उस कथन को सत्य करने का। अब मैं सारे बहुजन समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी लीडरशिप बिक चुकी है, हम उसका इलाज करें। और जो हमारे और हमारे दुश्मन के बीच में बिका हुआ बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको हम सीधा सीधा चैलेंज करें कि या तो वो अपने घर वापस आ जाए, वरना पहली लड़ाई हमारी उसके साथ होगी। और जो मारकाट होनी है वो हो जाए, जितना नुकसान होना हो जाए, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में जो मरने हैं मरे, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरफ से मर मिटे, जो करना करें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मेरे अधूरे कारवां को कार्य को पूरा करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाकर आपको लड़ना होगा। तो मेरा ये मानना है, अब बहुजन समाज को सर धड़ की बाजी लगाकर लड़ना चाहिए और अपने दुश्मन के बीच जो बफर है बहुजनों का, उसको खत्म करना होगा। या तो अपने साथ मिला ले या खत्म कर दें, मार दें, कुछ भी करें, और दुश्मन के साथ आंख से आंख मिलाकर अब सीधी लड़ाई का वक्त आ चुका है। तो एक बड़ी क्रांति की ओर हमें बढ़ना होगा। साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अशोक बसोत्रा सर, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज के तमाम जो मुद्दे आते हैं उस पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। सर, अभी कुंभ मेले में एक नया मामला आया हुआ है, जिसमें बसंत पंचमी के दिन ये कहा जा रहा है कि उस दिन नए संविधान का जो है, हिंदू राष्ट्र का नया संविधान, उसकी प्रारूप तैयार हो गया है, उसको लॉन्च किया जाएगा, जो 12 महीने और 12 दिन में बना हुआ है। आपने वो अमर उजाला की कटिंग देखी होगी पेपर की, क्या कहेंगे सर? जी जी। विवेक जी, देखिए, ऐसा है, थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1920 में ब्राह्मण महासभा बनी थी और 1925 में आरएसएस बनी। उससे पहले 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे आ चुका था, और 10 साल बाद उसका रिव्यू होना था, जो कि 15 साल बाद हुआ, और 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट आया। तो जब 1920 में ब्राह्मण महासभा बनी और 1925 में जब आरएसएस बनी, तो उनको ये ज्ञात हो चुका था कि भारत में आने वाले दिनों में लोकतंत्र आएगा, यहाँ पर वोटिंग होगी, और मेजॉरिटी वोट से जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा, देश चलाएगा, देश के भविष्य को निर्धारित करेगा, और देश का जो भी पॉलिटिकल आगे फ्यूचर होगा उसको डिसाइड करेगा। तो उस वक्त ब्राह्मणों ने ये तय कर लिया कि अब किसी भी तरह से वो इस चीज में अपना कब्जा जमाएंगे, और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयासरत वो हो चुके थे। 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गई और सत्ता जो है कांग्रेस को देके गई, तो उसके बाद मजबूरी में बाबा साहब को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो है जिम्मेवारी दी, क्योंकि 5 कॉन्स्टिट्यूशन पहले फेल हो चुके थे उनके, जो अपर कास्ट लोगों ने बनाए थे। तो अल्टीमेटली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। तो उसके बाद बाबा साहब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने लगे। अब बाबा साहब जब संविधान को बनाने लगे, उसका प्रारूप तैयार करने लगे, तो मनुवादियों को, इन ब्राह्मणवादियों को ये पता चल गया कि आने वाले समय में सेकुलरिज्म होगा, डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा, और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार चलाएगी इस देश को। उस वक्त इन्होंने बाबा साहब का पुतला फूंका, उस वक्त इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, उस वक्त इन्होंने उस संविधान को जो बन रहा था और जिसके प्रोविजंस पे बहस चल रही थी, पुरजोर उन्होंने विरोध किया, और ये कोशिश की कि किसी भी तरह से ये संविधान या तो बने नहीं, और अगर बन भी जाए तो ये लागू ना हो। मगर इनके सारे अनथक प्रयास जो हैं वो विफल हुए, और अल्टीमेटली 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान जो है वो लागू हो गया। अगर आपको याद हो तो उसके बाद भी लगातार 50 साल से भी ज्यादा, करीब 2002 तक आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन जो है संविधान का लगातार विरोध करते रहे, और पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह से भी ये संविधान जो एससी को, एसटी को, ओबीसी को, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस को, भारत के सभी नागरिकों को बराबर के हक अधिकार देता है, सबको अपने अपने धर्म को प्रोफेस करने का बराबर अधिकार देता है, सबको बराबर मूलभूत अधिकार देता है, और सबके एक समान जो है राइट्स सबको ये देता है। तो ये लागू ना हो, और अगर लागू हो भी गया तो ये सफल ना हो पाए। 2002 तक जब उन्होंने ये कोशिश करके देख लिया कि उनकी बात नहीं चल रही है, तो उन्होंने पैंतरा बदला। उन्होंने कुछ समय के लिए संविधान को मानना, तिरंगे को मानना और लोकतंत्र को मानना जारी कर लिया, और सत्ता पे काबिज होके इस संविधान को बदलने की कवायद में फिर से जुड़ गए। अगर आपको याद हो
2014 में जब मोदी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद भी एक संविधान प्रारूप बनकर पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेवल कर रहा था, और अगर आपने देखा हो तो उसमें ब्राह्मणवादी बातें सारी लिखी हुई थी। तो अब ये इस कोशिश में थे कि किसी तरह से इनकी 400 से ज्यादा सीटें लोकसभा में आ जाएं, तो ये 2/3 मेजोरिटी के साथ भारत के संविधान को निरस्त करके ब्राह्मणवादी संविधान या हिंदू संविधान को जो है लागू करें। हिंदू संविधान या ब्राह्मण संविधान का मतलब ये है कि मनुस्मृति फिर से लागू होगी, और मनुस्मृति के तहत ये देश चलेगा, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ होगा, और क्षत्रिय वैश्य उससे नीचे होंगे, और शूद्राति शूद्र सबसे नीचे होंगे, और उनके कोई राइट्स, कोई हक अधिकार नहीं होंगे। शूद्राति शूद्र को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए रखने का अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह की इनकी जो मानसिकता है, उसको इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए अब फिर एक नया संविधान बनाकर उसको लॉन्च करने की कवायद शुरू कर दी है। तो इनका ये प्रयास करीब 1920 से चल रहा था। अब करीब 104-5 साल बाद ये फिर उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी ये साल जो है आरएसएस का 100 साल पूरे होने वाला साल है, तो इनको लगता है कि अब इसको कर लेना चाहिए। नहीं तो जिस तरह की जागृति एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में आ रही है, और जिस तरह का पढ़ाई लिखाई का सिलसिला इनका बन गया है, तो आने वाले दिनों में इन पर राज करना या संविधान को बदलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अब संत समाज का, साधु समाज का सहारा लेके इन्होंने 12 महीने 12 दिन लगाकर जो संविधान बनाया है, उसका जो प्रारूप बनाया है, अब उसको बसंत पंचमी के दिन लागू करने का इन्होंने एक जो है डिक्लेरेशन कर दी है, जो पेपर में भी हमने पढ़ी, आपने भी पढ़ी। तो ये बेसिकली देखा जाए तो जो जो भारत का संविधान है, जो मूलतः समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना की बात करता है, जो सबको एक बराबर हक अधिकार देने की बात करता है, ये उसको डिफीट करने के लिए और ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान निर्धारित करने के लिए अल्टीमेटली उनका एक बहुत बड़ा एफर्ट है। मैं ये मानता हूं कि अगर मूल निवासी बहुजन समाज अब भी नहीं चेता, और अब भी उसने ये जंग जारी नहीं की, इनके खिलाफ एक जिहाद, एक लड़ाई नहीं छेड़ी, तो कभी भी ये इनका जो ब्रह्मास्त्र है ये हम पे चल सकता है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना सकता है। मेरा ऐसा मानना है। सर क्या लगता है ऐसे जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है? और क्या सर जो आप बोल रहे हैं कि क्या ये वाक़ई में इनके लिए लागू कराने के लिए इतने मतलब जो लागू हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुजन समाज के लिए कि इनके पास क्या मेजॉरिटी में अगर ये 2/3 की मेजॉरिटी जो बात कर रहे हैं अभी तो है नहीं, लेकिन क्या सर भविष्य में ये लोग वाक़ई में लागू करा सकते हैं सर क्या? देखिए, कानूनन तो ऐसी कोई चीज पॉसिबल है नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी के बावजूद भी ऐसा संविधान नहीं लाया जा सकता। अगर हम आर्टिकल 13 संविधान का पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि चाहे कितनी भी बड़ी मेजोरिटी के साथ कोई गवर्नमेंट क्यों ना बने, जो गवर्नमेंट मूलभूत अधिकारों के विपरीत जाके कोई भी कानून बनाने की कोशिश करेगी या कोई भी संविधान लागू करने की कोशिश करेगी, तो वो एब एनिशो नल एंड वाइड होगा, शून्य होगा। लेकिन समस्या ये है कि इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली आरएसएस सत्ता तक तो पहुंच ही गई है। भाजपा आरएसएस की ही पार्टी है। तो ब्राह्मणवादी और मनुवादी सत्ता आसीन तो हो ही चुके हैं इस देश में, चाहे वो बाई हुक और बाई क्रुक हुए हों, पैसे के बल पे आए हों, धन बल हो, बाहुबल हो, मीडिया का दुरुपयोग हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सबका दुरुपयोग हो, जो भी बात हो, अल्टीमेटली सत्ता में तीसरी बार मोदी की सरकार बनी है, उनके हौसले कुछ हद तक बड़े हैं। हालांकि सीटें 240 आई हैं भाजपा की, उससे इनका हौसला पस्त भी हुआ है, और 2/3 मेजोरिटी इनके पास नहीं है, तो अमेंडमेंट करना भी मुश्किल है। मगर मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर पूरी मेजोरिटी भी हो, तब भी संविधान की मूल भावना के विपरीत कोई भी संविधान या कानून नहीं बनाया जा सकता, वो लागू नहीं होगा। मगर अगर ऐसा कभी हो भी जाए, तो उसको देखेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सारे ब्राह्मणवादी और ब्राह्मण बैठे हुए हैं, अल्टीमेटली वो भी आवाज नहीं उठाएंगे। आपने पहले भी देख लिया, राम मंदिर का जो फैसला हुआ, या सुप्रीम कोर्ट के बाकी एससी एसटी ओबीसी के जो फैसले हुए, सब जगह ब्राह्मणवादी फैसले हुए, मनुवादियों के हक में फैसले हुए। तो इसको देख के मुझे ये लगता है कि मनुवादी और ब्राह्मणवादी चूंकि एससी एसटी ओबीसी को हिंदू होने के भ्रम में फंसा चुका है, काफी बड़ी मेजोरिटी उनके भ्रम में फंसी हुई है, तो उनका एफर्ट तो है।
अब हो सकता है या नहीं हो सकता, मैंने बता दिया कानूनी तौर पर संभव नहीं है, मगर कानून के दायरे में रहकर ना तो कार्यपालिका काम कर रही है, ना ही न्यायपालिका काम कर रही है। तो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया सब तो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वो कोशिश करेंगे, चाहे वो सफल हो या ना हो, वो अंततः बड़ी जोर-शोर से कोशिश करेंगे। उनको ये भी लगने लगा है कि शायद अगली बार बीजेपी सत्ता में ना आ पाए। तो इसलिए वो एक एफर्ट पूरे जोर के साथ करना चाहते हैं। इससे ये भी आजमाइश हो जाएगी कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी इस काबिल है कि वो अपना लोकतंत्र और अपनी स्वतंत्रता बचा सकता है या नहीं? इसका भी टेस्ट वो कर लेंगे, तो मुझे लगता है वो एफर्ट तो करेंगे। सर, चाहे राजनीतिक बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियों को ले लीजिए, वो आपस में लड़ रही हैं, चाहे एससी-बीसी चाहे जो भी पार्टियाँ हों। बहुजन समाज के तमाम संगठन बने हुए हैं, वो भी जो एक मुद्दे पे साथ नहीं आते हैं, तो उन लोग के लिए क्या संदेश है? क्या अभी वो समय है जग जाए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा दिक्कत होने वाला है, क्या संदेश देंगे? देखिए विवेक जी, एक चीज बहुत क्लियर है, एक तरफ भोला भाला समाज है, बहुजन समाज का, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज का। वो भोला भाला समाज जो जागृत है, सब कुछ करने के लिए तत्पर है, समर्थ भी है, सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन वो लीडरलेस हो चुका है। वजह यह है कि हमारी जो लीडरशिप है, वो बिक चुकी है, वो दल्ली, दलाल और भड़वे की तरह बिक चुकी है, मनुवादियों के चरणों में नतमस्तक हो चुकी है, उनका चरण चाट बन चुकी है। तो ऐसी स्थिति में विवेक जी, मुझे ये लगता है कि हमारे और हमारे दुश्मन के बीच में वो बफर बन के खड़ी है। मैं बहुजन समाज से ये पूरी तरह से एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की अब जरूरत है, बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। कौन सी क्रांति की? जिस क्रांति की शुरुआत 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने महाड़, चौदार, तालाब एजिटेशन के टाइम अपने भाषण में कही थी। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति जलाकर मैंने ब्राह्मणवाद को चैलेंज दिया है, उसकी जड़ों को खोखला कर दिया है। अब एक बड़ी लड़ाई लड़कर हमें मनुवाद और ब्राह्मणवाद के इस वृक्ष को जमींदोज करना होगा, धराशायी करना होगा, जलाकर राख करना होगा। अब वक्त आ चुका है बाबा साहब के उस कथन को सत्य करने का। अब मैं सारे बहुजन समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी लीडरशिप बिक चुकी है, हम उसका इलाज करें, हम सब एकजुट हो जाएं, एक नई लीडरशिप अपने में पैदा करें, क्योंकि मासिस मूवमेंट नहीं चला सकते, मासिस को मूवमेंट चलाने के लिए लीडर्स की जरूरत होती है। तो अब एक नया बुद्धिजीवी वर्ग जो ईमानदार हो समाज में, उसको पैदा किया जाए, और जो हमारे और हमारे दुश्मन के बीच में बिका हुआ बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको हम सीधा सीधा चैलेंज करें कि या तो वो अपने घर वापस आ जाए, वरना पहली लड़ाई हमारी उसके साथ होगी, और जो मारकाट होनी है वो हो जाए, जितना नुकसान होना हो जाए, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में जो मरने हैं मरें, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरफ से मर मिटें, जो करना करें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मेरे अधूरे कारवां को कार्य को पूरा करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाकर आपको लड़ना होगा। तो मेरा ये मानना है अब बहुजन समाज को सर धड़ की बाजी लगाकर लड़ना चाहिए, और अपने दुश्मन के बीच जो बफर है बहुजनों का, उसको खत्म करना होगा। या तो अपने साथ मिला लें, या खत्म कर दें, मार दें, कुछ भी करें, और दुश्मन के साथ आंख से आंख मिलाकर अब सीधी लड़ाई का वक्त आ चुका है। तो एक बड़ी क्रांति की ओर हमें बढ़ना होगा। जैसे ये बार बार ब्राह्मणवादी संविधान लेके आ रहे हैं, अब हमें अंतिम लड़ाई लड़नी होगी, इनसे भारत को पूरी तरह से मुक्त करवाना होगा। आजादी की सबसे अंतिम और बड़ी लड़ाई अब हमें लड़नी होगी, और शासनकर्ता जमात बनकर इस देश पर अपना शासन जमाना होगा, ताकि पूरे का पूरा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया ये बहुजनों का हो, और उनकी आने वाली पीढ़ियों का हो, और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से, और बाबा साहब और फुले साहब के सपनों का भारत जो बनाना है, उससे अब ये देश चले, और वो हम बना सके, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। अब वो वक्त आ चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि अब हमें यही करना होगा, क्रांति से कुछ कम कुछ भी नहीं करना होगा, हमें या मर मिटना होगा या मार देना होगा। मगर अब वक्त आ गया है कि हम इन मनुवादियों को अल्टीमेटली पूरी तरह से धराशायी करें, और जिस तरह के षड्यंत्र रचकर बार बार ये ब्राह्मणवादी संविधान लेके आ रहे हैं, इस तरह के कृत्य की इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें, और हम सत्ता आसीन होकर ऐसे कानून बनाए कि आइंदा कोई भी इस तरह से अगर हमारे देश के खिलाफ देशद्रोह के कार्य करे, तो उसे कड़ा से कड़ी सजा का प्रावधान हम करें, कानून बनाकर ताउम्र जेल या जो भी फांसी की सजा देनी है वो दे, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां सुकून से जी सकें। वरना ये लोग जैसे बाबा साहब को इन्होंने चैन से जीने नहीं दिया, हमें भी जीने नहीं दे रहे। मेरा ऐसा मानना कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ये बहुत सताएंगे, बहुत परेशान करेंगे।
अदरवाइज हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो हमें अपनी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए अंतिम निर्णायक लड़ाई के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए और आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें क्रांति करनी ही होगी, हमें रेवोल्यूशन करना ही होगा, हमें जिहाद करना ही होगा। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। यही मेरा अंतिम संदेश है समस्त भारत के मूल निवासी बहुजनों को, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हाँ, तो साथियों हमारे साथ थे एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब वो समय आ गया है, खुलकर आमने-सामने की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है कि मनुवादी लोग पूरे देश में अपनी सत्ता शासन को स्थापित करेंगे। तो साथियों, जल्द से जल्द जितनी जल्दी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर आज़ाद कराना चाहते हैं, तो अब सड़कों पे लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जो 131 सांसद या जो भी एससी, बीसी के चुन के जाते हैं, वो सिर्फ़ जो पार्टियाँ होती हैं, उन्हीं के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। ऐसे बयान देने वालों का ही समर्थन करते हैं, ना कि बहुजन समाज का। तो साथियों, सर ने जो बातें कही उस पे आप लोग अमल करेंगे, और जो बातचीत के दौरान सर ने कहा उस पर आपका क्या कहना है? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 का। धन्यवाद सर। थैंक यू।